नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय शर्मा है। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि एस्ट्रोलॉजी का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ह्यूमन बींग्स को क्या फ़ायदा हो सकता है, और मैंने बड़ा स्पेसिफिकली बोला था कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है डिसीजन मेकिंग में एस्ट्रोलॉजी की इम्पोर्टेंस। ये वैसा ही है जैसा कि एक साइंस आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। क्योंकि मैं मैनेजमेंट का भी विद्यार्थी रहा हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ और आप भी इस बात को समझते हैं कि साइंस का हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़बरदस्त योगदान है। तो क्या वही योगदान एस्ट्रोलॉजी का भी हो सकता है? ऐसा हमने पिछली बार डिस्कस किया था मेरे पहले एपिसोड में, और मैंने आपको कहा था कि हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी का भी आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, बशर्ते आप उसको एज ए साइंस इस्तेमाल करें। और मैंने ये भी कहा था कि जो सेकंड एपिसोड होगा, मैं कोशिश करूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स नॉलेज से हम शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी की बेसिकली शुरुआत अगर हुई होगी तो किस प्रकार से हुई होगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मेरी निगाह में मेरा ऐसा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत उतनी ही पुरानी है, इसकी बिगिनिंग उतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशंस की। क्योंकि जब हम केव मैन थे, हमारे जो एंसेस्टर्स केव मैन थे, वो जब पहली बार उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की होगी, तो जो सबसे बड़ा फोकस उनका रहा होगा वो इस प्रिडिक्शंस के ऊपर रहा होगा कि मौसम किस प्रकार से रहेगा। देखिए, जब तक आप जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर हैं, उनके ऊपर मांसाहार पे निर्भर हैं, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि मौसम कैसा है। पर जब जैसे ही आपकी पूरी सिविलाइजेशन खेती बाड़ी पर आ गई, फार्मिंग पर आ गई, हार्वेस्टिंग पर आ गई, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मौसम कैसा रहेगा, बरसात कैसी होगी, कहीं ओले तो नहीं गिरेंगे। और आज की डेट के अंदर भी उतना ही रिलेवेंट है जितना आज से 15-20-25 हज़ार साल पहले रहा होगा। कि देखिए, ये भी धीरे धीरे पता चल रहा है हमारे साइंटिस्ट को, जो पहले कहते थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो करीब 2000 या 3000 साल पुरानी है। जो नए एविडेंसेस है वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद ये इसका इतिहास जो है वो 3,500-5,000 साल से भी ज़्यादा, बल्कि 10-15 हज़ार साल पुराना है। और वैसे ही बाकी सिविलाइजेशंस का भी रहा होगा, चाहे वो इनका की हो, चाहे वो इजिप्ट की हो। इन सभी सिविलाइजेशंस के अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ थी, जैसे ही हम एक रिवर वैली सिविलाइजेशंस की तरफ आते हैं, हम पाते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी की वो बड़ी होगी एज ए बहुत हद तक तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के रूप में। कैसे? क्योंकि जो हमारे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस के जो ऋषि मुनि हैं, जिनको आज हम ऋषि मुनि कहते हैं, बेसिकली मैं तो उनको साइंटिस्ट ही मानता रहा हूँ। हमारे अगर हम सप्तऋषि की बात कर रहे हैं तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वो साइंटिस्ट ही थे। हर किसी की अपनी लैब थी, जो उनके आश्रम थे वो उनकी लैब थी, और वो लगातार इन्वेंशंस किया करते थे। तो इन सब जो एंशियंट जो हमारे जो सेजेस हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इनका जो ध्यान है वो इस बात पे जरूर गया होगा, और गया ही था कि जो सन है उसका इम्पैक्ट क्या है रेन पर, या जो चंद्रमा है, जो मून है, उसका इम्पैक्ट क्या है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी गणना शुरू की कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या है। देखिए, हर एंशियंट सिविलाइजेशंस के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात के। बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे केव्स के अंदर, और हर जगह पे एविडेंसेस बिखरे हुए हैं कि हमारे जो जो एंसेस्टर्स थे वो काफ़ी हद तक इसमें इंटरेस्ट रहते थे कि सोलर एक्लिप्स क्या है, लूनर एक्लिप्स क्या है, कॉमेट्स कैसे आ रहे हैं। और हर नक्षत्र का विवरण इतना ज़बरदस्त आपको मिलेगा। आप जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उसके अंदर जिक्र है कि भगवान श्री राम जब पैदा हुए तो उनका लगन क्या था, उसमें जो नक्षत्र है वो क्या थे, और उनका इम्पैक्ट जो है भगवान राम की लाइफ पर क्या रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सिविलाइजेशंस के अंदर जो साइंटिफिक वे रखने वाले जो लोग रहे होंगे, उन्होंने इस बात को पकड़ना शुरू किया होगा कि किस पर्टिकुलर नक्षत्र के ऊपर क्या चीज़ होती है, या अगर सन यहाँ पर होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, या सोलर एक्लिप्स होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, लूनर एक्लिप्स है उसका इम्पैक्ट क्या है। नक्षत्र को उन्होंने ढूंढना शुरू किया होगा, और ये आज से नहीं, कोई 20-25-30 हज़ार साल पहले की रिसर्च लगातार परिष्कृत होती जा रही है। हम आज जिस जिंदगी में जी रहे हैं अभी तो, क्योंकि कोरोना काल है, हम सब सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारे ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, और ट्रायल एंड एरर मेथड एक तरीका होता है। जो सारी ड्रग्स इस ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू जाती हैं, और लास्ट के अंदर वही ड्रग्स सक्सेसफुल होती हैं जो सभी प्रकार के ट्रायल्स को पार करती है। तो वैसे ही हमारे साइंटिस्ट ने भी, आप सोचिए, कितने हजारों साल पहले इन ट्रायल एंड एरर बेसिस के आधार पे डिस्कस किया होगा
आपस में कि ये जो सन है अगर मेष राशि में होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब ये वृषभ में चले जाता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसी प्रकार से हर लगन का इम्पैक्ट उन्होंने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे निकाला होगा और उसको परिष्कृत करते चले गए होंगे। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लेके जाना चाहूँगा, थोड़ा सा समय जरूर है पर आप इसको दीजिए जरूर, कि आप ये देखिए मानव का जो सबसे सिंपल कार्य है, देखिए हमारे लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सामान्य व्यक्ति के लिए भी मुश्किल होता है। तो आज से 15-20 हज़ार साल पहले ये कितना मुश्किल रहा होगा आप सोचिए। किसी भी एक सिंपल जो कैलकुलेशंस हैं वो किसी भी चीज़ को बराबर बांटती हैं, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। जैसे कि 100 को हम डिवाइड करते हैं तो 50-50 करते हैं, हम किसी रोटी को भी डिवाइड करते हैं या किसी हम खाने की वस्तु को डिवाइड करते हैं तो उसका 50-50 हम डिवाइड करते हैं और इसी प्रकार से हम आगे करते जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की बेसिक नेचर जो है वो है एक सिंप्लिसिटी की तरफ। बट जब हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कैलकुलेशंस की तो हफ्ते के अंदर 7 दिन जोड़े। ऐसा तो नहीं था कि हफ्ते के अंदर उन्होंने 10 दिन जोड़े फिर उसका आधा कर दिया 5 दिन, या साल के अंदर उन्होंने कोई 200 दिन नहीं जोड़े या 300 दिन नहीं जोड़े कि उसका आधा 150 किया उसका आधा 75 किया। नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने बकायदा उसको कैलकुलेट किया कि जो अर्थ है उसका रोटेशन क्या रहा होगा। 365 डेज की कैलकुलेशन तो मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बहुत पुरानी, और 365 डेज की कैलकुलेशन के आधार पे 52 वीक्स बनाए गए, 52 वीक्स बनाए गए एक साल के अंदर, और हर वीक के अंदर 7 दिन दिए गए। ये आज की कैलकुलेशंस नहीं है, ये आप देखिए इजिप्ट के अंदर बहुत ही पुरानी कैलकुलेशंस हैं, इनका सिविलाइजेशंस की बहुत पुरानी कैलकुलेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बहुत ही पुरानी कैलकुलेशंस हैं। और ये कैलकुलेशन बताती हैं कि बेसिकली ह्यूमंस जो हैं, एंसेस्टर्स जो हैं हमारे, वो उनका साइंटिफिक जो एनालिसिस था वो बहुत ही अच्छा था और उनका एक ध्यान था, उनका फोकस था साइंस की तरफ। हमारे एंसेस्टर जितने साइंस से ज़्यादा जुड़े हुए थे उतने हम भी नहीं हैं। हम तो बल्कि का अलग हो गए हैं साइंस से। हमारे पिछले 300, 400, 500 साल के अंदर एक कर्म कांड जुड़ गया है साइंस के अंदर, और हम इतने साइंटिफिक नहीं रहे जितने हमारे एंसेस्टर्स थे। आप देखिए हमारी हर प्रकृति के अंदर हम कितने ज़्यादा हमारे एंसेस्टर्स प्रकृति के साथ जुड़े रहे हैं। आज हम रामनवमी के दिन ये वीडियो बना रहे हैं और आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं बार बार अपने दोस्तों को बोलता रहा हूँ, अपने शुभचिंतकों को बोलता रहा हूँ कि देखिए हमारा जो नया साल है, हिंदुस्तान का जो नया साल है, इंडिया का जो नया साल है, वो तो हमेशा ही चैत्र रहा है और ये नवरात्रे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर नई कोपलें फूटती हैं, इसमें नया नया जीवन शुरू होता है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे ये कहीं ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा साइंटिफिक थे और इन्होंने उन साइंस के एविडेंसेस को तिनका तिनका जोड़कर इन्होंने वो शास्त्र बनाए और बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर बेसिस के आधार पे इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ रूल्स बनाए, कुछ नियम बनाए जो कि आगे जाके हमें शास्त्रों के आधार पे नज़र आते हैं। जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं, और अब तो साइंस भी, खैर साइंस जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, जब वो भी आयुर्वेद को एज ए साइंस मान रही हैं, तो हमें इस बात का भी हक मिलना चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स को कि हम इस बात को माने कि एस्ट्रोलॉजी भी एक पूर्णतया साइंस है, पहली चीज़। दूसरी बात ये, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कई बार ये कहते हैं कि साहब हम एस्ट्रोलॉजी हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास में गए, एक एस्ट्रोलॉजर से दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास में गए, वो सही नहीं थे, वो दूसरे सही थे। मेरा इसमें एक छोटा सा तर्क ये है और एक रिक्वेस्ट भी मैं सभी लोगों से करता हूँ कि आप देखिए कि एक एस्ट्रोलॉजर भी एक साइंटिस्ट है या एक डॉक्टर है। आप एक डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं होते। देखिए सिम्टम एक है, बुखार है, 2 डॉक्टर्स के पास में जाएंगे, दोनों एक ही सिम्टम को देखकर अलग अलग दवाई देंगे। इस बात के काफ़ी बड़े रीजंस हैं, दोनों अलग अलग दवाई देंगे। आपको एक की दवाई सूट नहीं की, आप दूसरे के पास में जाएंगे, दूसरे की दवाई सूट नहीं की, आप तीसरे के पास में जाएंगे। आप डॉक्टर्स को तो मान लेते हैं, पर जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो आपका विश्वास जो है वो एस्ट्रोलॉजी से हट जाता है। आप कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो एस्ट्रोलॉजी सही नहीं है, क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास में गए, उसने मेरे को साहब ये कहा, दूसरे के पास में गया, उसने मेरे को ये कहा, सिम्टम सेम थे। हम ये समझने में चूक कर रहे हैं यहाँ पर कि एस्ट्रोलॉजर भी तो बेसिकली जो है वो डॉक्टर्स ही हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो डॉक्टर ही होता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, वो देख रहा है आपके सिम्टम्स को आधार पे, वो अपने डिस्कशंस कर रहा है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स उठा रहा है अपने, और उसके आधार पे कुछ सजेशन दे रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचें, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और उसको साइंस के आधार पर ही आप इसका मनन और विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम कोशिश करेंगे इसके बारे में थोड़े और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में आपको दिखाना चाहूँगा।
आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे सजेशंस जरूर दीजिएगा। आप सभी के सजेशंस का तहे दिल से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।